यदि आम पब्लिक का कोई भी मामला है, अगर पब्लिक एफआईआर कराना चाहती है तो नज़दीकी थाने पे जाएं, पुलिस स्टेशन पे जाएं। यदि थानाध्यक्ष नहीं बात सुनते हैं तो सीओ सर्किल होती है, उनसे संपर्क करने का काम करें। सरकारी नंबर होते हैं सबके, सीओजी नंबर होते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं। अगर उस माध्यम से भी नहीं होते हैं तो आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाके जो है कि लिखित में अपनी बात लेके पेश होकर अपनी बात रख सकते हैं और उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक आपके मामले में संज्ञान लेंगे। अन्यथा की दृष्टि में भीम आर्मी उपलब्ध है, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से अपना एक कारवां लेकर के इंसान चलता है, रास्ते में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक अपनी पहचान बना ही लेता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो एक पहचान के मोहताज नहीं है, माननीय विनय सागर जी। आपके बीच हमेशा कहीं न कहीं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं और अक्सर माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ भी देखते होंगे और गरीबों मजलूमों की सहायता करते हुए नज़र आते हैं विनय सागर जी। और विनय सर से हम जानेंगे इनकी शुरुआती दौर कैसी रही है, कैसे राजनीतिक क्षेत्र में आए, क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थी और आज भी किस तरह के कठिनाइयाँ इनके ऊपर आती हैं, फिर भी लोगों के साथ मिलजुल करके कदम से कदम मिला करके चलने का काम करते हैं। सर आपका स्वागत। आपका भी स्वागत है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले विनय सागर जी का तो हमेशा हर जगह नाम चर्चा की जाती है। अगर गाजीपुर की बात करें तो पूर्वांचल में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी और उसके बाद हम लोग जहाँ सुनते हैं तो विनय सागर जी का नाम। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हम लोगों के मुखिया हैं। उन्होंने इस देश में एक गरीबों मजलूमों के अंदर अलग जगह ये विश्वास जताया है कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। रही बात उन लोगों का सहयोग है, उनका प्रेम है कि मैं इतनी जिम्मेदारियां निभा पाता हूं और मजबूती से लोगों के बीच पहुंचने का काम करता हूं। जैसे आप जब छोटे थे तो छोटे से ही राजनीतिक क्षेत्र में आने का विचार था या जब भीम आर्मी आ गई तब आपका विचार बना? देखें, सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो जब समाज में कहीं अन्याय होता था बचपन में तो उसका अपने तरीके से हम लोग विरोध करते थे, मैं विरोध करता था। लेकिन बाद में फिर पढ़ाई मेरी एमए गाजीपुर पीजी कॉलेज से मैंने किया। फिर एमए के बाद हम इलाहाबाद स्टडी करने के लिए चले गए थे नेट पीएचडी के लिए। तो पीएचडी हम क्वालिफाई भी कर लिए थे, गर्मी का समय था। आए थे घर छुट्टियां बिताने के लिए, तैयारियों के बीच उसी समय एक घटना हुई। हंसराजपुर नसीरपुर एक ग्राम सभा है, वहाँ के एक साथी थे, उनको पुलिस जंगीपुर की पुलिस ने इतना पीटा था, मारा था कस्टडी में कि वो एक्सपायर हो गए थे, मतलब उनकी हत्या कर दिया था पुलिस ने। तो उसका विरोध प्रदर्शन मजबूती से किया गया था। 2011-12 के आसपास की बात है। तो उस समय उसी घटना से इतना मैं आहत हुआ, इतना प्रेशर बना मेरे दिमाग पे कि फिर मैं वापस इलाहाबाद अपनी किताबें लाने तक नहीं गया और मैं यहीं रुक गया। और मैंने कहा कि आखिर किससे उम्मीदें हम करेंगे कि जो हमारे समाज की बहुजनों की लड़ाई लड़ेगा, उनके हक अधिकार की बात करेगा और जिसको हम कहेंगे वो आदमी कैसा होगा, ईमानदार होगा नहीं होगा, करेगा भी या नहीं करेगा। तो इसलिए हमने यही चूज किया और मैं इस क्षेत्र में संघर्ष करने लगा। जी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक? देखिए, मैं गाजीपुर पीजी कॉलेज से बीए किया हूँ। फिर उसके बाद गाजीपुर पीजी कॉलेज से ही हम परास्नातक हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान में। फिर उसके बाद इलाहाबाद तैयारी करते थे हम, पीएचडी क्वालिफाई भी थे, लेकिन फिर पीएचडी कर नहीं पाए, यही परिस्थितियों की वजह से ये घटना। बीच में आप वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, देखें, मैं LLB कर रहा हूँ इस समय। मेरा लास्ट टाइम चल रहा है, 5वां सेमेस्टर है, LLB चल। कुछ साथियों ने, मैं जब जेल में गया एक घटना के मामले में, पुलिस से हुआ था विवाद, तो उसमें जेल में गया तो मैंने सीखा कि जैसे बाहर जब आया तो हमने देखा कि बहुजनों में जो भी वकालत पेशा में लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही चीज़ें नहीं बता पाते हैं, हम लोगों को सही राय नहीं बता पाते हैं। तो अपने पास जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कुछ लड़ाई नहीं लड़ पाओगे समाज की। ये सोच के, इस नज़रिए को देखते हुए मैंने LLB करना आवश्यक समझा, तो LLB कर रहा हूँ और लास्ट टाइम चला जी।
हाँ, एक चीज़ और है सर कि बताया जाता है कि आपके पिताजी भी इसी तरह लोगों के बीच में कभी-कभी देखें हमारे बाबूजी लोगों को काम किए, बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने के लिए काम काफ़ी प्रयास किए और दिल्ली में फिर रहते थे, वहाँ मजदूरी का काम करते थे, लोगों का काम कराते थे छोटे मोटा। वहाँ माननीय कांसीराम साहब के साथ दिल्ली में जब बहुत पुराना समय था, आज से 30-35 साल या 40 साल पहले, तो उस समय बाबूजी हमारे जब पार्टी नई थी बहुजन समाज पार्टी, उस समय बाबूजी ने बड़ा मेहनत किया था। माननीय कांसीराम साहब दिल्ली में रहते थे कार्य, तो वहाँ पे उनका आना जाना था। माननीय कांसीराम साहब उनको फेस पहचानते थे और कई लोग थे, मेरे गांव के कन्हैया भैया हैं वो रहते थे। तो बाबूजी की प्रेरणा है या जो भी है काम करते हैं। उसी की बदौलत आप कहीं काम करते हैं, कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद और उनका प्यार और आपकी तरफ खींच के लेकर जाता है कि जैसे माननीय कांसीराम साहब फेस से पहचानते थे, उसी तरह उनके जितने भी लोग अनुयायी हैं तो कहीं न कहीं मुझे सच में जानने लगे और आज आप स्टार्टिंग कर दिए हैं। एक सवाल और आता है कि आपके फैमिली में कौन-कौन है? देखिए हमारी माताजी हैं, हमारे पिताजी 2014 में एक्सपायर हो गए। हमारी माताजी हैं, हमारे एक भाई हैं, 3 बहनें हैं, तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। एक भाई है, उस मुझसे छोटे हैं, बहनों से भी छोटे हैं, उनकी भी शादी अभी 5-7 महीना हुआ हमने कर ली है। अपनी पत्नी के साथ हो रह रहे हैं और हमारी पत्नी है और एक हमारा लड़का है। ये तो रही आपकी पारिवारिक चीज़ें। अब बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में जब आप पहला कदम कब रखे? देखिए वही मैंने घटना बताया 2012 की, जब उसके बाद मैं इस फील्ड में आया। फिर 2015 के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ। मैं यहाँ से जनरल सीट से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य रहा। माताजी हमारी चुनाव लड़ी थी, महिला सीट थी। तो उसके बाद लगातार जी फिर एक सवाल और सर कि जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में आए, राजनीतिक क्षेत्र के बाद जिला पंचायत क्षेत्र का चुनाव लड़ा, उस समय लोगों का कहना था कि कि आप साइकिल से चल करके लोगों के बीच जा करके आपने मेहनत किया और जो है कि जिला पंचायत पद जो है कि हासिल किया था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार का, किस तरह से मेहनत थी, क्या लोगों से कहते थे? देखिए सीधी सी बात है कि मैंने जो समझा है आज तक, ईमानदारी और संघर्ष, ये 2 ऐसे शब्द हैं। अगर इसका साथ आप नहीं छोड़ते हैं, ईमानदारी और संघर्ष का, तो ज़रूर आप जिस फील्ड में हैं ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, और आपका संघर्ष सही रास्ते पे है तो आप आगे बढ़ेंगे। और ईमानदारी के साथ यदि आप काम कर रहे हैं, पब्लिक के साथ ईमानदार हैं, मेरे कहने का मतलब पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ भी ईमानदार होना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। और रही बात मेरी, तो मैं लगातार अथक प्रयास किया। साइकिल तो बाद में, मैं अक्सर पैदल चलता था, बहुत पैदल चलता था और हमेशा लोगों की समस्याओं के हल के लिए कई आंदोलन किए, कई मुकदमे झेले। संघर्ष करते करते जब चुनाव आया जिला पंचायत सदस्य का, तो फील्ड में हम लोग जब जाते थे तो हर गांव में 1-2 लोग ऐसे थे जो पहचानते थे कि हाँ भाई ये गरीबों के साथ खड़ा रहता है लड़का, उनके हक अधिकार की बात करता है। तो उन्हीं लोगों ने मुझे चुनाव जीताया जी। ये तो रही मेहनत की बातें। सर ने कहा कि जब तक आप ईमानदारी और के साथ संघर्ष करेंगे तो कहीं न कहीं आप भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आपके अंदर एक ईमानदारी और वो दिखना चाहिए कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। सर आपसे ये बताइए कि भीम आर्मी आई, भीम आर्मी के बाद आज़ाद समाज पार्टी बनी, आज़ाद समाज पार्टी के आज आप मंडल कोऑर्डिनेटर भी हैं। अब बात करेंगे कि अब जो है कि 2022 में चुनाव आने वाला है, क्या आपका भी विचार है कि किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? देखिए राजनीति में विचार आते जाते रहते हैं। रही बात हमारे चुनाव लड़ने की, तो यदि हमारे मुखिया माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी यदि वो चाहेंगे या मुझे लड़ाएंगे चुनाव, तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। अगर आपकी इच्छा कहाँ से लड़ने की चुनाव, अगर किस क्षेत्र से? देखिए ये हमारी जो विधानसभा है, प्रॉपर विधानसभा है जखनिया 373, यहाँ से चुनाव लड़ सकता हूँ यदि हमारे मुखिया लड़ाएंगे तो। मुखिया लड़ाए तो हाँ लड़ जाएंगे, या कहीं से यदि उन्हें उचित लगता है, जहाँ से वो चाहेंगे वहाँ से लड़ जाएंगे, और नहीं चाहेंगे तो नहीं भी लड़ेंगे। मतलब बस हमें हमेशा मुखिया का वो हमें किस जगह पे जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं
आप बता रहे हैं कि जखनिया 373 आपका क्षेत्र है और वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदारी है आपके मुखिया की। वो इसमें वही कोई नहीं है कि मतलब मुझे चुनाव लड़ा ही जाए, क्योंकि आप जनता के लिए हमेशा काम करते हैं। कुछ ऐसे जो हमारे युवा हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमें जानते हैं, आपको जानते हैं, कुछ ऐसे अधिकार जो अभी नहीं जानते हैं, हम चाहते हैं कुछ ऐसे अधिकार के बारे में आप बताएं जिसको वो स्वतंत्रता के साथ लड़ सकें। देखिए, सीधी सी बात, जैसे लोगों में एक आम धारणा है, बहुत से लोग कहते हैं, अच्छे कुछ लोग मंचों से भी कहते हैं कि हमारे लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए। तो मैं इसके लिए आम पब्लिक को बताना चाहूँगा और जो भी श्रोता हैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बताना चाहूँगा कि जब भी आपके हक अधिकार से आपको वंचित किया जाता है, आपके साथ उत्पीड़न होता है, आपको मारा पीटा जाता है, बहनों के साथ कहीं अन्याय होता है, तो आप मुखर होके आप विरोध करें, आप धरना प्रदर्शन करें। जो सक्षम अधिकारी हों वहाँ तक आप अपनी बात मजबूती से पहुँचाएं, क्योंकि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में इसकी व्यवस्था की है कि जब आपके साथ कहीं अन्याय होता है तो आप उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। विरोध प्रदर्शन करने का आपको राइट है संविधान में। और जब किसी भी मामले में जब आपके साथ अन्याय होता है, आपको भोजन से वंचित किया जाता है, आपको कपड़े से वंचित किया जाता है, शिक्षा से वंचित किया जाता है, आपको जो आप कार्य करते हैं उसकी मजदूरी से आपको वंचित किया जाता है, तो उसके लिए आपको संविधान में राइट है कि आप उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको विरोध करना चाहिए। हाँ, एक सबसे अहम हिस्सा होता है और सबसे बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है थाने में। जो जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, उनके अंदर उनके साथ कभी कभी हमेशा देखा जाता है तो पुलिस से पताड़ना पड़ता है। तो अगर कोई थाने में FIR नहीं लिखता है तो उसके लिए क्या करना? देखें, यदि आप तो ऑनलाइन भी FIR का सिस्टम आ गया पुलिसिंग में। यदि आम पब्लिक का कोई भी मामला है, अगर पब्लिक FIR कराना चाहती है तो नज़दीकी थाने पे जाएं, पुलिस स्टेशन पे जाएं। यदि थानाध्यक्ष नहीं बात सुनते हैं तो CO सर्किल होती है, उनसे संपर्क करने का काम करें। सरकारी नंबर होते हैं सबके, COG नंबर होते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं। अगर उस माध्यम से भी नहीं होते हैं तो आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाके जो है कि लिखित में अपनी बात लेके पेश होकर अपनी बात रख सकते हैं और उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक आपके मामले में संज्ञान लेंगे। अन्यथा की दृष्टि में भीम आर्मी उपलब्ध है, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। बढ़िया। सबसे बड़ा, अगर आपके साथ कोई भी अत्याचार होता है, अगर कोई नहीं सुनता है तो भीम आर्मी मौजूद है। सर, आपसे भी लोग जुड़ना चाहते हैं, तो आपसे जुड़ने के लिए कोई ऐसा रास्ता? देखिए, मुझसे जुड़ने के मैं एक मोबाइल नंबर चलाता हूँ, 2 नंबर है मेरे पास, लेकिन जो सोशल मीडिया से कनेक्ट है उसको मैं बताऊँगा। 97 95 46 58 31, ये मेरे बड़े वाले फ़ोन का नंबर है। इससे मैं सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, विनय सागर @विनय सागर, फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, टेलीग्राम पे हूँ और फेसबुक में फेसबुक आईडी के अलावा मैं फेसबुक पेज भी चलाता हूँ, फेसबुक ग्रुप भी चलाता हूँ। विनय सागर ASP भीम आर्मी नाम से फेसबुक पेज है हमारा, विनय सागर जोनल प्रभारी नाम से फेसबुक ग्रुप है हमारा और विनय सागर नाम से फेसबुक आईडी है हमारी। आपसे आखिरी सवाल है कि आपका आखिरी लक्ष्य क्या है? देखिए, अब हम संघर्ष कर रहे हैं, लक्ष्य तो मिल जाएगा, ये मान के चलते हैं। रास्ते पे हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में या तो संगठन में जिम्मेदारी को जैसी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलेगी तो संगठन की जिम्मेदारी देखेंगे। चुनाव अगर नेतृत्व लड़ाएगा तो चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो लक्ष्य अपने आप बनता जाएगा। जी दोस्तों, हमारी बातचीत हो रही थी मंडल कोऑर्डिनेटर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भीम आर्मी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और आज शोषित मजलूमों की आवाज़ को मजबूत करने वाले विनय सागर जी से। अगर आपकी हमारी बातचीत आपको पसंद आई होगी तो कहीं न कहीं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना फैलाएं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको हमेशा मजबूत और लड़ने के लिए एकत्रित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्या, शुक्रिया।